नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। खबरों में आज कई सारी अहम खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर के आज दूसरे दिन लगातार सुनवाई चल सकती है। कल सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दिशा निर्देश पारित करने जा रहा था, लेकिन जब सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, तो कल उन्होंने इस पर कोई निर्देश तो पारित नहीं किए, लेकिन आज उस पर दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक इस तरफ रुझान जरूर दिखाया था कि वो कुछ फौरी निर्देश जारी कर सकती है, जिसमें इस कानून के अहम प्रावधानों पर जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए रोक लगाई जा सकती है। तो देखना होगा आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। 2 बजे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। चुनावी राज्य बिहार से लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट है, उसकी बात हम सबसे पहले करेंगे। आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। आरती टिक्कू सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आरती जी आपका। अवधेश कुमार जी प्रोग्राम में आ चुके हैं, अवधेश जी का स्वागत है। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, स्वागत सर आपका। और समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ हैं, समीर जी आपका बहुत स्वागत है। बिहार में आज महागठबंधन की एक बड़ी बैठक है, और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस बैठक की औपचारिक शुरुआत होने जा रही होगी। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी इसमें शामिल होगी, इसमें कांग्रेस पार्टी शामिल होगी, इसमें लेफ्ट की पार्टियां शामिल होंगी। और महागठबंधन की इस बड़ी बैठक की रूपरेखा उस वक्त तय हुई थी जब अब से 2 दिन पहले दिल्ली में आकर के ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मीटिंग हुई थी, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 3 बड़े नेता मौजूद थे। और यहां अंदर क्या बात हुई ये तो बाहर किसी ने नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर था कि आने वाले चुनावों को लेकर अब जो निटी ग्रिटी की फाइन प्रिंट की बातें होंगी, वो बातें आज की महत्वपूर्ण बैठक में होने जा रही हैं, जिसमें सीट बंटवारा और इसके अलावा क्या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करके चुनाव में चला जाए, इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप दोनों खेमों की बात करें, एक तरफ एनडीए है जिसमें बीजेपी और जेडीयू है, और दूसरी तरफ महागठबंधन, दोनों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के खींचतान साफ नजर आ रही है। दोनों ही तरफ जो बड़ा पार्टनर है उसकी अपनी कोई ख्वाहिश है। यहां पर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया जाए और उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी इस पर कोई कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी बार बार यह कह रही है कि ये फैसले जब सारी पार्टियां बैठेंगी तब हम तय करेंगे। दूसरी अगर आप नीतीश कुमार की बात करें तो वो, उनका परिवार, उनकी पार्टी में एक बड़ा धड़ा ये चाहता है कि नीतीश कुमार को न सिर्फ चुनाव में जाते हुए उनके चेहरे पर पार्टी सरकार में जा रही है, गठबंधन जा रहा है, यह प्रचार हो, बल्कि यह भी कहा जाए कि वही जीतने की स्थिति में एक अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। और वहां यह कमिटमेंट देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। हालांकि बंद दरवाजों के पीछे जो मुलाकातें हुई हैं उसको लेकर अपने अपने दावे जरूर किए जाते रहे। जैसे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अभी कहा कि अमित शाह जी ने यह कमिटमेंट दिया है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कहीं से यह भी खबर आई कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने किसी सभा में कह दिया कि हम ये चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार भी बनाएंगे। लेकिन औपचारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो यहां बीजेपी पत्ते नहीं खोल रही है, दूसरी ओर कांग्रेस। कई दल ऐसे भी हैं, छोटे दल ऐसे हैं जिनकी आवाजाही को लेकर के सुगबुगाहट चल रही है, और ये दोनों दल फिलहाल महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक अहम पार्टनर है मुकेश साहनी, जिनकी वीआईपी पार्टी है, और उन्होंने एक जगह अभी एक बड़ी घोषणा कर दी कि छोटे भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और निषाद का ये बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। और 50 से 60 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। 70 सीटों पर तक कुल कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी पिछली बार। कांग्रेस पार्टी चाहती है सीटें भले ना बढ़ाओ, लेकिन कम से कम जीतने लायक सीटें तो दो। और लड़ाई उन सीटों को लेकर सबसे ज्यादा है जहां पर मुस्लिम वोटों का प्रतिशत ज्यादा है, खास तौर पर किशनगंज और उस पूरी बेल्ट के सीमांचल के इलाके। कांग्रेस पार्टी के सांसद भी वहीं से हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इन मुस्लिम बहुल इलाकों में केवल आरजेडी जो है बड़ा शेयर अपने पास ना रखे, कांग्रेस पार्टी को भी वहां पर पर्याप्त सीटें दी जाएं। तो यह कहानी है अभी फिलहाल दोनों खेमों की। मैं आपको सुनाता हूं कुछ बयान आज की इस बड़ी बैठक से पहले। तेजस्वी यादव क्या बोले, दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, और चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। हमारे महागठबंधन के लोग हैं, वो लोग अपनी बात को रखेंगे और आगे कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है इस पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष ये क्यों कर रहे हैं कि महागठबंधन के कई घटक दल हमारे संपर्क में हैं, संभावना है कि कुंदा बढ़ेगा हमारा? अब पता नहीं, अब लोग क्यों बोलते हैं, अब उनसे जानिए भाई, हम लोगों को क्या लेना देना उनसे। मुंह है तो मुंह पे किसी के ताला तो लगाया नहीं जा सकता। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में आपसी समन्वय नहीं है। अब तेजस्वी यादव गए दिल्ली, खाली हाथ लौटे, सीएम फेस का घोषणा भी नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? जेडीयू के लोग। पता नहीं, हम जदयू के लोगों को नहीं सुनते हैं। हम लोग बड़े मजबूत हैं,
अच्छी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है। हमारे दल की क्या रणनीति होगी, क्या बात होगी, हम जदयू या मीडिया में थोड़ी बताने जा रहे हैं। घमंडिया अलायंस की बैठक है और वहाँ तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहां घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिसको कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वह भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का वह सरदार है। तो दोनों को बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचानती है और दोनों कुर्सी के लोलुप, हम सत्ता में बैठे तो हम सत्ता में बैठे, कांग्रेस और आरजेडी में कुश्ती चल रही है, महाजंग चल रहा है। राजद जिस तरीके से अपने आप को एसर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम पेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी है, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव जी भी इनके अधिवेशन में वहां पर गए, वहां पर बातचीत, तो ये तमाम चीजें दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक तो नहीं है। सारे नेता अपने घर पर कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरे के घर में ताका झांकी खूब करते हैं। वहां क्या झगड़ा चल रहा है इसकी खबर सबको है, लेकिन इस गठबंधन की बैठक से क्या निकलने की उम्मीद है अवधेश जी? जो आम चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार सीटों में एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन चाहती है और जो सीटें जीती जा सकती हैं, संभावना है वो सीटें ज्यादा चाहती है वो। और दूसरी ओर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ये चाहते हैं कि भाई खुलकर कहिए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। बात सही है? निश्चित रूप से अगर आरजेडी तो लगातार कह रही कि हमारी ओर से उम्मीदवार वही है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं दोनों बार, और जब 2015 में कांग्रेस साथ में लड़ी थी और हम लोगों ने मिलकर 178 सीटें जीती थी, तब भी कांग्रेस को समस्या नहीं थी, इस बार भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही वह अध्यक्ष बदला, कि वह कांग्रेस की बदली हुई रणनीति का परिचायक था कि अध्यक्ष आपने बदला क्यों है। अगर एक दलित को अध्यक्ष बना रहे हैं और जिनका कि आरजेडी के परिवार से उस प्रकार के रिश्ते नहीं है, तो एक संकेत था। दूसरा संकेत कांग्रेस ने तब दिया कि लालू यादव कभी भी कन्हैया कुमार बिहार में आगे बढ़े, क्योंकि जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा के, तो वहां से आरजेडी ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, एक मुसलमान को, और उसका असर कन्हैया कुमार पर पड़ा था। तो वो कभी नहीं चाहते थे, ये परिवार कभी नहीं चाहता था कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में उभरे। अगर कांग्रेस ने वहां कन्हैया कुमार को उतार दिया है यात्रा करने के लिए, जो विषय वहां उठा रहे हैं, तो यह साफ संकेत था कि कांग्रेस अपने पुराने दिनों को याद करते हुए और बिहार में तात्कालिक रूप से गठबंधन तो चाहती है, लेकिन धीरे धीरे उसका मानना है कि बिहार में हमको अपने पैरों पर खड़ा होना है और उसके अनुसार बराबरी के आधार पर हमारा फैसला होगा। और जब तक हम अगर अपनी ओर से घोषणा कर देंगे तो मोल भाव करने में हम पीछे हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने थोड़ा हार्ड स्टैंड लिया है। अब ये स्टैंड उसका कितने समय तक रहेगा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि कांग्रेस भी बगैर आरजेडी के उसका परफॉर्मेंस कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। पहले भी उसने चुनाव लड़के देखा हुआ है, तो वो एक उनकी व्यवस्था है। लेकिन इस समय कांग्रेस जो अब गुजरात में जिस ढंग से कांग्रेस खड़ा होकर आक्रामक होने की कोशिश कर रही है, बिहार में कर रही है, यह कांग्रेस का एक ऐसा स्वरूप है जो लोकसभा चुनाव के दौरान थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था कि वह असर्ट करना चाह रहे हैं। अब बिहार के इस समय की स्थिति यह है कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव थे, तो तेजस्वी यादव को लेकर एक पूरी उम्मीद की अरे जो खासकर फॉरवर्ड क्लासेस थे, जो लालू के विरोधी होते थे, उनको भी लगा कि ये भविष्य का नेता होगा, कम से कम नीतीश कुमार से मुक्ति पाओ। लेकिन उसका एक दूसरा परिणाम यह हुआ कि उस सरकार में रहने के कारण जो तेजस्वी यादव की भाषा में थोड़े परिवर्तन आए, तो अब वो लोकप्रियता बिहार में उनकी नहीं है। अगर सर्वे भी आप देख ले तो वो स्थिति, हालांकि एक सर्वे है सर, अभी सी वोटर का सर्वे, आज इसको आरजेडी वाले खूब घुमा रहे हैं।
सी वोटर का सर्वे ये कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री के पसंदीदा उम्मीदवार के सवाल पर तेजस्वी यादव 36% लोगों की पसंद है, प्रशांत कुमार 17% लोगों की पसंद है और नीतीश कुमार 15% लोगों की। नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर सम्राट चौधरी है 13%। मतलब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में 2% का अंतर रह नहीं, गया। उसका कारण यह है कि देखिए नीतीश कुमार जी इस समय उन्होंने अपनी गतिविधियों से और लोकप्रियता पाई है लोगों के बीच। लोग चाहते हैं कि छूट जाए। अगर ये सर्वे सही है तो सीधा मतलब है ना कि अब लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना। इसका दूसरा अर्थ, मैंने राइडर लगाया अगर सर्वे सही है। नहीं, दूसरा नहीं, सर्वे इस समय के हिसाब से सही होगा, क्योंकि बीजेपी से भी आप जाके पूछेंगे ना तो उसमें भी अंदर से आया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे। लेकिन नीतीश कुमार की अगर किसी भी परिस्थिति में रहेंगे तो उनका जो एक बेसिक वोट बैंक है ना वो उनके साथ जाता ही जाता। ये बात शुरू हुई थी तेजस्वी से। तेजस्वी यादव वो खुद को तो सीएम फेस मानते ही हैं। आपको लगता है ये जो नंबर बता रहा है कि तेजस्वी... नहीं, ये नंबर चुनाव में नहीं दिखेगा। हाँ। ये केवल व्यक्ति के आधार पर आप जब गए हैं, अभी बीजेपी का कोई कैंडिडेट सामने, एक सम्राट चौधरी की इस समय बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन उनका जो पूरा एरिया है वहां से कुशवाहा वोट नहीं मिला। बीजेपी सारी सीटें हार गई, काराकाट हार गई, आरा हार गई, जहानाबाद हार गई, सारा हार चुकी है। तो ये वहां एक समस्या है। लेकिन अगर चुनावी प्रदर्शन के आधार पर अगर सर्वे होगी ना तो ये प्रदर्शन आपको उलट जाएगा। ठीक है सर, अब जैसा आपने कहा कि आरजेडी के बगैर कांग्रेस वहां कोई कमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन ठीक है, कांग्रेस पार्टी पुराने दिनों को याद कर रही है कि ये सारी सियासत, सारी सल्तनत हमारी हुआ करती थी, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है सारी जमीनें हमारी हुआ करती थी, सब लूट गया। और लूटा भी किसी ने जिसके साथ गठबंधन में है उसी ने लूटा। मतलब लालू यादव की पार्टी ले गई सब कुछ, सारा वोट उनका, मुसलमान वोट सारा उनका ले गई, और मुस्लिम वोट के बगैर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो नहीं सकती है। और इसीलिए ये सारी कवायद क्या हमको देखने को मिल रही है समीर जी। और वो जो बात आ रही है कि सीटें तो तुमने 70 दी, लेकिन उसमें से 40 ऐसी थी जो तुम भी नहीं जीते कभी, और आरजेडी वाले भी नहीं जीते कभी, वो सीटें हमको दे दी, तो हमको उसमें नतीजा क्या बदलना था? इस बार ऐसा नहीं चाहती कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल ये 2020 का जब चुनाव परिणाम आया था तो तेजस्वी यादव का जो बयान आया था कि कांग्रेस अगर थोड़ा ढंग का प्रदर्शन कर देती, 19 से ज्यादा सीटें जीतती, हमने 17 सीटें कांग्रेस को दी थी और कांग्रेस से 19 सीटें जीती है। कांग्रेस का बहुत लचर प्रदर्शन रहा है, कांग्रेस ने हमारे उम्मीदों पर पानी फेरा है, कांग्रेस के कारण तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाता। उस समय कांग्रेस ने कई सीटें ऐसे चुनाव लड़ी थी जो कांग्रेस के लिए क्या, आरजेडी के लिए भी जितना असंभव था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि 70 सीटों पर अगर हम चुनाव लड़ेंगे जो 2020 में लड़े थे, तो कम से कम उसमें से आधी सीटें हमारी पसंद की हो। अब आधी पसंद की सीटें कौन सी होंगी? ज्यादातर सीमांचल की सीटें होंगी, या वो सीटें होंगी जहां से उनके सांसद गए, किशनगंज की सीटें होंगी, कटिहार की होंगी, या सासाराम की होगी। और अब पप्पू यादव भी कांग्रेस के सांसद माने जाते हैं, भले ही निर्दलीय चुनाव जीते हैं, तो पप्पू यादव भी चाहेंगे कि भाई उनके संसदीय क्षेत्र में जो विधानसभा की सीटें आते हैं वहां पर कांग्रेस सीटें ज्यादा मिले। तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन जो होने वाला है वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या राष्ट्रीय जनता दल जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, 2020 में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उससे कम सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी दर्शाएगा, क्योंकि इस बार माले भी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि भाई मुझे कम से कम 30-35 सीटें चाहिए। पशुपति पारस भी, हाँ, पशुपति पारस भी जो है वो भी कह रहे हैं कि कम से कम 30-35 सीटें पर चुनाव हम लड़ेंगे। शक है क्या वैसे कि अगर ये महागठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे? कांग्रेस को भी शक है क्या इसमें? कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस ने 3 महीने 13 में मुख्यमंत्री बनाने हैं। कांग्रेस सिर्फ इतना कर सकती है पप्पू यादव कि कांग्रेस ये कह दे कि भाई हमें क्या कर लेंगे पप्पू यादव भी बताइए। अच्छा, देखिए इसमें एक दो चीज है। झारखंड में झारखंड में अपने को उप मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने? नहीं बनाया। वहां पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री बनाया। सिर्फ बिहार में ये हो सकता है कि कांग्रेस अगर थोड़ा ढंग का प्रदर्शन करेगी तो तेजस्वी से यह कह सकती है कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हमारा डेप्यूटी मुख्यमंत्री बना दीजिए। यह गठबंधन में हो सकता है। मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी रहेंगे, उन्हें घोषित किया जाएगा, उसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता दूं मैं, आज पटना में एक दूसरे किस्म के पोस्टर भी लगे हुए हैं। जेडीयू के लोगों ने पोस्टर लगा दिए हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। तो आरजेडी वालों ने कहा अच्छा पिछली बार 43-45 आई थी, इस बार 25 से 30 ही सीट आएगी तुम्हारी। वो कह रहे हैं 2025 से 2030, लेकिन आरजेडी वालों ने उसको सीटों में बदल दिया कि अच्छा इस बार 25 से 30 सीट आने वाली है जेडीयू की। अरे जहां ऑब्वियस चॉइस है मुख्यमंत्री की, वहां पर तो आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। और जहां सच में प्रॉब्लम है वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हमारे बीच में कोई संकट है ही नहीं, मतलब एनडीए। सर देखिए, महागठबंधन मतलब जो आरजेडी कांग्रेस है उसमें तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं लगता कि उनके तेजस्वी के अलावा कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा। घोषित करे ना करे, यदि वो सरकार बनाने की स्थिति में आते, पहले तो यही हो ना कि सरकार बनाएं,
किस तरह का प्रदर्शन होता है। आज की जो बैठक है उसमें कांग्रेस की कोशिश होगी कि उसे बेहतर सीटें मिल पाए, नंबर ऑफ सीट्स नहीं, अच्छी सीटें मिल पाएँ, इसकी कोशिश होगी। मुकेश सहनी साहब जो कह रहे हैं, देखिए ये सब जो सहयोगी दल होते हैं वो डिमांड जो करते हैं उसका कोई मायने नहीं होता। डिमांड जो आपके सामने कर रहे हैं उसका कोई मायने नहीं है, उसको मत सोचा कीजिए वो अंदर क्या चल रहा है ग्राउंड पर। और इसको यदि मैं देखूं तो आप समझ लो कि उसको 50% कर लिया कीजिए, जैसे बार्गेनिंग नहीं होती क्या फ्ली मार्केट में बार्गेन करते हैं, तो ये फ्ली मार्केट को लेके अभी जब अमित शाह बिहार गए थे तो चर्चा ये थी कि एनडीए में भी जा सकते हैं। अब वो तो कोई कहीं भी जा सकते हैं, इनका कुछ ऐसा नहीं है। एनडीए में रहे हैं पहले भी। और एक छोटा दल जो और इस मीटिंग में होगा सर वो आरएलजेपी है, चाचा पशुपति पारस की जो पार्टी है वो तो अब आ ही रहे इधर, क्योंकि वहां पर उनको कोई जगह नहीं मिली है। तो यदि इस गठबंधन को कोई सरकार बनाने की संभावना लगती है और बनती है तो तेजस्वी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। ठीक है। और जैसे समीर जी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस कोशिश कर सकती है कि यदि वो भी अच्छी सीटें मिले, 30-35 सीटें से कम अगर होगी तो नहीं बन पाएगा। लेकिन उधर जो है एनडीए गठबंधन में ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, भले ही कितना भी कहें कि वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि अब 20 साल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं तो उन्हें खुद कहना चाहिए कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मतलब आप नाराज हो रहे हैं मुझसे, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। और बीजेपी को इस समय वहां पर बिहार में एक देवेंद्र फडणवीस की जरूरत है, मतलब उस तरह का लीडर हो जो इस पार्टी को थोड़ा ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा कर सके। सर ये बात 30 साल से बिहार की बीजेपी भी चाहती रही है। नहीं, 30 साल से चाह रही हो, लेकिन अब तो ऐसा मौका वक्त होता है कि सम्राट चौधरी जी हैं वो बीजेपी के बैकग्राउंड से नहीं है, वो तो वहीं से आए हुए तो वो जहां से आए हैं उसके अनुसार वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, वो बीजेपी में उन्होंने एडजस्ट किया है कुछ भाषा, लेकिन भाजपा के लोगों को और संगठन परिवार के लोगों के साथ तो बिल्कुल शब्दावली भाषा में दिक्कत आ रही है। लेकिन इस समय एक नेता बोल गए ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री गए थे बिहार, वो बोल गए कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सैनी साहब ने उससे ये होता है कि थोड़ा सा माहौल बनता चल रहा है, कोई ऐसा नहीं, वो चल रहा है। देखिए पप्पू यादव जो बिहार में इनकी बात हो जाए, बीजेपी ने बार बार कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, जबकि यदि आपको पिछला चुनाव याद हो 2020 का, तो प्रधानमंत्री जी तक ने कहा था कि चाहे कोई भी सीट हो, नंबर ज्यादा हो कम हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लाडले मुख्यमंत्री बोल दिया है नहीं, लाडले बोला, अगले मुख्यमंत्री नहीं, अभी उनके बेटे का, जैसे मैंने बताया, निशांत ने अभी बयान दिया है कि अमित शाह जी कह गए नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे एक बार फिर। अब ये अमित शाह जी की बात को कैसे लेते हैं उद्धव जी से पूछ लीजिएगा। नहीं, अमित शाह जी कभी इस तरह की बातें, दोनों तरफ झगड़ा है या किसी एक, अमित शाह जी कंफ्यूजन वाली बातें करते हैं। नहीं सर, अब ये एक तो मुझे लगता है कि प्रीमेच्योर होगा कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा और किस तरह का संगठन उभर के आएगा। और जिस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स चलती आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अभी वो अपने आप को किसी भी एग्जिट मोड में वो देख रहे हैं। वो बेशक शायद हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री बिहार के ना बने, उसके कॉम्पनसेशन में वो क्या चाहेंगे केंद्र में, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहना कि अमित शाह जी ने कह दिया और वही बनेंगे, ये सही कहा विजय जी ने कि महाराष्ट्र में हमने देखा कि इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, वो देखने वाली बात है। और इलेक्शन से पहले बेशक कांग्रेस पार्टी जो है काफ़ी इस वक्त सही कहा सब लोगों ने, पैनलिस्ट ने, कि कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा करना चाहती है और वो आरजेडी के ही शेयर में से कुछ शेयर लेना चाहेगी। क्या आरजेडी उसके लिए एग्री करते हैं और क्या आरजेडी भी ऑल्टरनेटिव्स अपने लिए सोच के रखे हैं? उस सिनेरियो में कौन मुख्यमंत्री होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात तय है कि हाँ, नीतीश कुमार एक लंबे अरसे तक बिहार में रहे मुख्यमंत्री और एक जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका डायरेक्टली शायद उनकी पर्सनालिटी और जो उन्होंने कुछ टाइम से लग रहा है कि वो बूढ़े हो रहे हैं, अस्वस्थ है और वो वहाँ नहीं है जो पहले 10 साल पहले थे। तो उस सिनेरियो में बीजेपी के पास क्या ऑल्टरनेटिव्स है? सम्राट चौधरी की बात हो रही है, क्या वो इतने बड़े लीडर बन सकते हैं बिहार के कि वो सब पार्टियां जो एनडीए की मेंबर्स हैं उनको मंजूर है?
ये सारी तो बात लीडर तो बनाया जाता है। अभी देवेंद्र फडणवीस की बात करने की, देवेंद्र फडणवीस क्या थे? देवेंद्र फडणवीस तो इससे पहले नागपुर के मेयर ही रहे थे ना। आपने उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया, फिर आपने मुख्यमंत्री और पार्टनर तो कोई है ही नहीं जिनको मोदी जी तो कभी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। नरेंद्र मोदी जी लेकिन कभी मुझे लगता है सत्ता में नहीं आपको मानना रहे। चाहिए नीतीश कुमार जी की इससे कम सीटें नहीं होंगी 25 से 30 से। आपने मतलब आरजेडी की 25 आप 25 से एनडीए की बात को मान लो, ये जो जेडीयू ने लिखा ना 25 से 30, वो मुझे लगता है इससे 2025 कम नहीं होगी सीटें। अच्छा। नहीं, ऐसा है कि ये तो एक व्यंग इतनी का आ जानी विषय हो चाहिए। गया है। इस समय देखिए बिहार की जन आकांक्षा क्या है, पीपुल्स एस्पिरेशन क्या है, वो अगर आप देखते हैं तो आपको निष्कर्ष निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। पीपुल्स एस्पिरेशन जो वहां हो रहा है कि पीपुल्स एस्पिरेशन ये सरकार कंटिन्यू करनी चाहिए, लीडर बदलनी चाहिए। वक्त के बाद जिस ढंग से आरजेडी कांग्रेस निकल के आई है और मुस्लिम संगठन आक्रामक होकर सड़कों पर है कि नीतीश को वोट नहीं देंगे, वोट देंगे, नीतीश का बहिष्कार करो, उससे बिहार में एक गैर मुस्लिमों के अंदर एक आलोड़न हुआ है कि हमको नीतीश के साथ इसमें खड़ा होना है, एनडीए के साथ। अब इस स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इस वातावरण में कोई कांग्रेस और वो इतना अंतर ला पाएगी, क्योंकि बोलने के लिए सर आज की एक खबर है, उस पर मैं आपका ध्यान चाहता हूं। एक रीतलाल यादव व्यक्ति हैं, ये लालू यादव के करीबी हैं और एमएलसी हैं शायद। अच्छा, ये एक्सटॉर्शन के मामले में फरार चल रहे थे, मतलब इनके ऊपर आरोप था उगाही करने का। उसके बाद मुकदमा हुआ, पुलिस इनको ढूंढ रही थी, ये फरार थे, आज ये सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं। अब ये तो परफेक्ट रेसिपी है ना बीजेपी और जेडीयू के लिए, वही जंगल राज की याद दिलाना। अब विपक्ष में बैठा उनका एक पदाधिकारी, एक रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो उगाही के मामले में लिप्त हो सकता है तो बीजेपी और जेडीयू यही याद दिलाएगी कि सत्ता में आ जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे। रीतलाल यादव कोर्ट के बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने उन्हें घेरा, खूब नारेबाजी की। इसके बाद रीतलाल यादव ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। रीतलाल यादव पर बिहार के एक बड़े बिल्डर से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने इनके घर पर रेड की थी, जिस दौरान करीब 11 लाख रुपए कैश मिला था, कुछ पेन ड्राइव भी मिली थी, कुछ जमीनों के कागजात मिले थे, कुछ ब्लैंक चेक मिले थे। तो ये हैं रीतलाल यादव। इनकी कुंडली आपके पास है सर, तो थोड़ा बता दीजिए। नहीं, उतनी कुंडली नहीं है, लेकिन ये चूंकि आरजेडी के विधायक रहे हैं। अच्छा। और ये कोई इन पर मतलब बालू की माफिया और बाकी ये कोई पहली बार नहीं है। कुछ ऐसे लोग इस समय रहे हैं, खासकर 45-40 से 50-55 की उम्र के, जो इस समय तेजस्वी यादव के कुछ जो उनके जाने हुए जो उनके साथ रहते हैं, उनके इधर उधर चलते हैं, उनका खर्च उठाना, उनकी यात्राओं में व्यवस्था करना, बाकी करते हैं, जिसमें रीतलाल यादव का नाम आता रहा है। तो यादव फैमिली से जुड़े हैं, ये बोल सकते हैं ना। बिल्कुल संपर्क, बिना जुड़े हुए कोई कर ही नहीं सकता है। इतना संभव है कि साधु यादव के करीबी हुआ करते थे। साधु यादव के करीबी, लालू यादव के साले, हाँ, उनके बिजनेस पार्टनर थे। नहीं, सुनिए, उन्होंने उस समय की जो कंपनी बनाई थी, रेलवे के ठेके जो थे पूरे लालू यादव के समय, उसमें इनका एक पूरा गिरोह चलता था। और ये पहली बार गिरफ्तार नहीं हुए, 3 बार पहले और गिरफ्तार चुके, जब रेलवे का जो लोहा था बिहार के अंदर वो गैर कानूनी तरीके से बेचा था इन्होंने। 2 ठेकेदारों को अपहरण किया था रेलवे के सप्लाई के, उनसे वसूली करते थे। साधु यादव, रीतलाल यादव और मोहन सिंह यादव, ये जो उनका पूरा गिरोह था, वहां पर सरकारी ठेकों में हस्तक्षेप करना, जो सरकारी ठेके ले रहे उनसे हफ्ताबंदी वसूली करना, अपहरण करना, अपहरण जो हो गया ये सारा वैसे लोग हैं जिन पर फिल्में बनती है। देखिए ऐसा है कि साधु यादव उस समय लालू यादव के एक मुंह हुआ करते थे। सुनिए, साधु यादव के साथ कहना गिरोह है, सच क्या है? सच यह है कि लालू यादव के राज में अगर फॉरवर्ड क्लास को थोड़ा बहुत काम हुआ तो केवल साधु यादव के कारण हुआ। साधु यादव का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड और बैकग्राउंड नहीं है, ये बाहर बताया जाता है। उनकी हालत यह थी कि किसी का काम नहीं हुआ था, कलेक्टर को डांटा, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? साधु यादव को थोड़ी कुछ कर रहे हैं। नहीं, ये था कि भाई ये परिवार के नजदीक था ना भाई, परिवार के नजदीकी आदमी है। ये बिहार में ये नॉर्मल था कि ठेके जो कह रहे हैं वही कैरेक्टर बिहार में था ही ठेके का। ठीक है, तो उसमें रीतलाल यादव थे। लेकिन जो सत्यनारायण बीजेपी नेता की जब हत्या हुई, जिसमें इनका नाम आया है, तब से ये सुर्खियां बने हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ईडी से लगातार दूसरे दिन जो उनसे पूछताछ हुई है, उसके बाद वो बाहर निकले हैं तीसरे दिन, और एक लंच ब्रेक का उनको अवसर दिया गया है, थोड़ा ब्रेक दिया गया है, और बाहर निकल करके उन्होंने कहा कि वही सवाल पूछे जा रहे हैं मुझसे जो 5-7 साल पहले पूछे थे इन्होंने। ईडी वाले मुझे केवल हैरेस कर रहे हैं। और दूसरी ओर बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाड्रा साहब के ऊपर भी की और कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ईडी की पूछताछ में कांप रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं है इनके पास। और
गांधी परिवार हर कानून को तोड़ता है, खुद को कानून से ऊपर मानता है और कांग्रेस को देश की नहीं दामाद की चिंता है। तो हम बात करेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा क्या वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में, और बहुत बड़ी मुसीबत जब मैं कहता हूं तो मतलब एक ही है कि क्या जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। मामला वहां तक पहुंच रहा है क्योंकि ईडी इनके ऊपर भी चार्जशीट करने वाली है। सुनते हैं रॉबर्ट वाड्रा क्या बोले। जो सवाल पूछ रहे हैं पहले भी 2019 में मैंने जवाब दे दिए हैं। इस विषय में मुझे पहले ही खट्टर जी से क्लीन चिट मिल चुकी है। जो भी अथॉरिटीज थे उन्होंने पहले अपनी कार्रवाई की और उनको कुछ गलत नहीं मिला इस लैंड डील में, और पूरी मेरे को क्लीन चिट 2 बारी मिल चुकी है अथॉरिटी से और खट्टर जी से 2019 में 2020 में। तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरे को समझ नहीं है कि 2019 के बाद जब मैं 15 बारी गया हूं, 10-10 घंटे बैठा हूं और सारे सवाल के जवाब दिए हैं, अब 7 साल बाद वही विषय में दोबारा बुलाने का मेरे को मकसद समझ नहीं आ रहा। पर मकसद फिर पक्का हो जाता है कि उसी दिन चार्जशीट होती है सोनिया जी और राहुल की। तो ये टोटल पॉलिटिकल विच हंट है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अनुभव है मेरा लोगों के बीच में, और लोगों की सोच ये है कि गलत दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा है कि कल पब्लिक हॉलिडे है, नहीं तो मेरा जन्मदिन भी मैं यहीं ईडी के ऑफिस में इनके साथ बैठना पड़ता, पर कल गुड फ्राइडे है तो इसलिए कल मेरे को ऑब्वियसली बंद है, इसलिए मेरे को नहीं बुलाया जा रहा। तो बादशाह साहब कह रहे हैं कि मुझे कल भी बुला लेते हो तो कल पब्लिक हॉलीडे है और मेरा जन्मदिन भी है, कम से कम मैं जन्मदिन मना पाऊंगा। ये तो हास्य की बात अलग है, लेकिन खबरें हैं कि जैसे अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में, एजेएल की संपत्तियों के मामले में चार्जशीट की है ईडी ने, इनके ऊपर भी चार्जशीट हो सकती है क्योंकि जांच इनके केस में भी लगभग पूरी हो चुकी है। इनका मामला नक्सल में गुड़गांव की एक जमीन का मामला है कि इन्होंने एक जमीन एक प्रॉपर्टी डीलर से खरीदी, वो खेती की जमीन थी, जमीन खरीदते ही वो कमर्शियल कर दी गई। वो उस वक्त हुड्डा साहब की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा की, उसका म्यूटेशन हो गया और वो उन्होंने रातों रात जमीन डीएलएफ जो देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है उसको बेच भी दी और हींग लगे ना फिटकरी कई करोड़ के वारे नारे इनके हो गए। वो कह रहे हैं कि इसमें मैंने जो कुछ किया इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, यही उसमें क्या गलत काम हुआ यही ढूंढना सीबीआई का काम है। अब वाड्रा साहब के लिए कोई बड़ी मुसीबत या रूटीन है, ये चल ही रहा है? देखिए, वाड्रा साहब कह रहे हैं कि कल मेरा जन्मदिन है, अगर कल छुट्टी नहीं होती तो मेरा जन्मदिन भी यहाँ पर मनता। ये भी हो सकता है कि वाड्रा साहब का जन्मदिन हवालात में मन जाए। भाई रात को भी गिरफ्तार हो सकते हैं ईडी के हाथ में। अगर ईडी को लगता है शाम को देर रात तक, आज फिर ईडी में पूछताछ के लिए जाएंगे लंच के बाद, ईडी को लगता है कि भाई उनके बातों से संतुष्ट नहीं है और सीधे सीधे रॉबर्ट वाड्रा का जो 3.5 एकड़ की जमीन है जिन्होंने ओंकारेश्वर बिल्डर से खरीदी थी, और बाद में वो 58 करोड़ में उन्होंने जो डीएलएफ को बेच दी थी, जिस तरीके से एक आर्थिक अनियमितता की थी, अपराध से आय अर्जित किया, अगर ईडी को लगता है तो ईडी गिरफ्तार करेगी, वो कोर्ट में पेशी होगी, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी रॉबर्ट वाड्रा को जमानत देना है कि नहीं। गांधी परिवार के सदस्य हैं, सवाल ये है कि क्या सरकार हाथ लगाएगी? नहीं, इससे क्या लेना देना, गांधी परिवार के सदस्य होगा इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप किसी भी तरीके से पैसा बनाओ। जांच एजेंसी अपना काम करेगी। नहीं, लेकिन मुझे लगता है रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे। देखिए, इतना है कि रॉबर्ट वाड्रा का जेल जा रहा है, जिस हिसाब से ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, जिस हिसाब से रॉबर्ट वाड्रा वहां जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा बाहर आकर प्रेस में अपने बयान बोल रहे हैं, ये बता रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की स्थिति बहुत अंदर अच्छी नहीं है। और इतने दिनों बाद ईडी ने अगर बुलाया लगातार पूछताछ के लिए तो ईडी के पास कोई बहुत पुख्ता सबूत इकट्ठे कर लिए। वाड्रा गिरफ्तार हो सकते हैं 100% रॉबर्ट वाड्रा बड़ी खबर होगी अगर ऐसा होता है तो। इमेजिन कीजिए, अभी तो मतलब छोटा मोटा अर्थक्वेक वाली खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अगर इनफैक्ट समीर जी का रिकॉर्ड है कि पिछली बार उन्होंने केजरीवाल के बारे में ऐसा कहा था कि वो पक्का 100% जेल जाएंगे और वही हुआ। और इस बार जितनी कॉन्फिडेंस के साथ समीर जी कह रहे हैं कि वाड्रा जेल जा सकते हैं तो बहुत बड़ी खबर होगी। मुझे लगता है कि पूरे देश में हम पिछले कई सालों से रॉबर्ट वाड्रा का केस सुनते आ रहे हैं। ईडी ने कितनी बार उनसे सवाल पूछे, वही सवाल अब दोबारा पूछे जा रहे हैं। तो साथ में ही सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का भी आपने जो कहा कि उनके जो केस नेशनल हेराल्ड वाला केस जो है उसमें भी पूछताछ, तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है सरकार कि
जो कानून का जो हाथ है वो छोटे नहीं है, काफ़ी लंबे हैं, वो गांधी परिवार तक भी जा सकते हैं। और खासकर रॉबर्ट वाड्रा जिनका केस आपने सही कहा कि इनफैक्ट ओपन एंड शट था, उसमें कई सारी इरेगुलरिटीज़ थी, कई सारे रूल्स जो है फ्लाउट हुए थे। और जिस तरह से गुड़गांव या हरियाणा की सरकार ने सारे अपने रूल्स तोड़ के उनको ज़मीन दे दी और उस पर 700% का जो उनका मुनाफा हुआ, वो सब देखते हुए किसी को भी मुझे लगता नहीं है कि देश में इस पे कोई आशंका है कि रॉबर्ट वाड्रा की बिजनेस डीलिंग्स जो है वो साफ है। सबके मन में इनफैक्ट अगर आप देखें बीजेपी का जो राइट विंग का जो एक इकोसिस्टम है, काफ़ी टाइम से एक आक्रोश है कि बड़े बड़े वादे किए गए थे। जिस मुद्दे को लेकर 2014 में इनफैक्ट मोदी जी की सरकार ने भी करप्शन को एक इशू बनाया, 2019 के इलेक्शन में भी करप्शन की बात हुई, 2024 में भी इसी स्टूडियो में हमने कई सारे करप्शन वाले केसेस को डिस्कस किया। उस टाइम पे हेमंत सोरेन की बात चल रही थी। क्यों नहीं होता, ये सवाल पूछा जाता है। एक्शन क्यों नहीं होता? और एक छवि बनी हुई है इस वक्त बीजेपी की, हाँ इनके यहाँ करप्शन को खुली छूट है। कई सारे लोगों ने जिन्होंने करप्शन किया दूसरी पार्टियों के थे और वो बीजेपी में घुस गए और उनके करप्शन के केसेस खत्म हो गए। तो वो जो छवि बन रही है उसका एक नेगेटिव अब क्या रॉबर्ट वाड्रा पर वाकई ऐसी कार्रवाई होगी, देखते हैं हम भी। अब दूसरी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई वक्फ कानून के विरोध के नाम पर, उसको लेकर लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और ममता बनर्जी भी एक किस्म का एक डिफाइंट रुख वो दिखा रही हैं जब वो ये कहती हैं कि इसमें उनकी सरकार की कोई कमी नहीं है। ये तो बीएसएफ ने बांग्लादेशी तत्वों को आने दिया, उन्होंने दंगा किया और वो वापस चले गए, इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। मैं आपको बता दूं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी कोलकाता हाईकोर्ट अभी पहुंचे हैं मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग को लेकर के, और सुकांत मजूमदार बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो बीजेपी इस खबर पर अपना हमला जो है वो कुंद नहीं पड़ने देना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी ने तमाम लोगों की बात की, मोदी जी का भी नाम लिया, अमित शाह जी का भी नाम लिया। समझ में आता है कि वो कह रहे हैं कि इसमें बीएसएफ का रोल था, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ को क्यों गिरा? योगी आदित्यनाथ के ऊपर ममता बनर्जी ने कल इतना तीखा हमला क्यों किया कि योगी नहीं भोगी है, इनके राज्य में प्रदर्शन करने की भी इजाजत नहीं है, किसी को भी अंदर कर देते हैं, किसी के ऊपर भी डंडा चला देते हैं पुलिस का। तो ममता बनर्जी क्या सफाई देना चाह रही थी कि उनके राज्य में बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उनके राज्य में सबको प्रदर्शन करने की छूट है, और क्या प्रदर्शन के बाद दंगा करने की भी छूट है? और योगी आदित्यनाथ ने परसों एक बयान ममता बंगाल के ऊपर दिया था और कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो शायद वो बात ममता जी ने सुनी और उन्होंने भी हिसाब बराबर किया। आप भी सुनिए। यूपीते 69,000 टीचर चाकरी गए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट आप पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। ये लोग की दंगाई है। मुथाबाड़ी, फराक्का, शमशेरगंज में कम्युनल क्लास जो लोग किया है उनको बढ़ावा देना है, उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है दिल्ली जाओ। हम लोग तो सोच रहा था ये लोग को 2,500 करके मिल रहा था, आज 500 रुपया बढ़ाना चाहिए था ना। अच्छा काम किया,
घर घुस में हरगोविंद दास और चंदन दास को काट दिया। शी इज प्रोवोकेटिंग द इमाम्स, द मुस्लिम लीडर्स टू क्रिएट डिस्टर्बेंस। जोगी जी कल डंडा दिखाया ना। नाउ द मुर्शिदाबाद इशू बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। यहाँ चर्चा होती है कि बीजेपी जीत गई तो मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, शुभेंदु अधिकारी भी बन सकते हैं। वो कह रहे हैं योगी जी को लेकर के आओ। योगी जी इन डिमांड इन वेस्ट बंगाल। शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे हैं उनकी जरूरत है। ममता जी को भी योगी आदित्यनाथ याद आए। क्यों सर? देखिए, जिस तरह से योगी जी ने परसों कहा था, हमला बोला है और कहा है कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले, और डंडा जो है तो वही चलेगा। तो वो नाराजगी ममता जी को दिखाई दे रही है और ममता जी उसका जवाब उन्होंने उस तरह से दिया है कि क्या होगा। और शुभेंदु जी को भी समझ में आता है कि जिस तरह का आक्रमण या हमलावर तरीके से योगी साहब रहे हैं, और योगी जी का एक जो अनअपोलोजेटिक हिंदू लीडर का, जिसका मैं बार बार शब्द को इस्तेमाल करता हूँ कि वो इज द अनअपोलोजेटिक हिंदू लीडर, बीजेपी में भी ऐसा कोई नहीं है। तो वो उस छवि को शुभेंदु भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में उसका फायदा हो, और यदि पोलराइजेशन हो सकता है जिस तरह से हो रहा है पश्चिम बंगाल में, किसी को जरूरत नहीं, पोलराइजेशन तो हो ही रहा है। ममता जी मुर्शिदाबाद की बजाय इमामों के साथ बैठक कर रही हैं, तो जाहिर है कि लोगों में नाराजगी होगी। बहुत लोग कह रहे हैं ममता बनर्जी शायद अपने पॉलिटिकल करियर के सबसे वीक विकेट पर इस वक्त हैं। आप पीछे की कुछ घटनाएं देखिए। शुरुआत हुई थी संदेश खाली से पिछले साल चुनाव में, आम चुनाव से पहले। उसके बाद अभी आरजीकल में हत्या और रेप का मामला एक डॉक्टर के साथ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 टीचरों की भर्ती जो है उसको निरस्त कर दिया। उसमें बड़े गंभीर आरोप हैं। जिन लोगों ने परीक्षा भी नहीं दी उनको भी नियुक्ति पत्र मिल गया, जिनकी आंसर शीट खाली मिली उनको भी नियुक्ति पत्र मिल गया। तो बहुत बड़े पैमाने पर उसमें करप्शन हुआ है। हाईकोर्ट ने और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी भर्तियां रोक दी हैं, और वो बंगाल का बहुत बड़ा मामला है। अब इसके बाद मुर्शिदाबाद की हिंसा, पार्टी के अंदर के हालात अभी देख लीजिए। सांसद जो हैं खुलेआम लड़ाई कर रहे हैं, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ता है। आपने वो सारी चैट्स भी देखी और वीडियो भी देखे, तो जो बीजेपी ने कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आज़ाद और उसमें सौगत रॉय बाद में आ गए थे, इन सब को लेकर के कहा था। और एक ये चर्चा तो लगातार चलती है कि टीएमसी के अंदर ये बुआ भतीजे का झगड़ा है, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू टर्क्स का झगड़ा है। अभिषेक बनर्जी नए नेताओं को तरजीह देना चाहते हैं और ममता बनर्जी पुराने साथियों का, नेताओं का साथ छोड़ना नहीं चाहती। सर, एक खबर अभी मैंने पढ़ी, उसमें यह था कि एक मीटिंग में अभी ममता बनर्जी ने 2 मंत्रियों की क्लास ली। एक मंत्री थे सड़क परिवहन के और दूसरे मंत्री थे स्कूली शिक्षा के। एक से पूछा कि तुम कहीं बस स्टॉप पर गए हो, तुमने हालत देखी है लोगों को कितनी परेशानी होती है। ऐसे ही कुछ दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर की क्लास ली। ये दोनों मंत्री अभिषेक बनर्जी के लगाए हुए थे, जो चर्चाएं हैं। नहीं, देखिए ये चर्चा गंभीर है। इसके 2 पहलू हैं। एक जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दूसरा जो एक तरफ अगर हिंदू, गरीब हिंदू वहाँ मारे गए, निकाले गए हैं, वहाँ से गांव का गांव जलाया गया है, और अगर भाजपा वहाँ शहीदी दिवस मना रही है हिंदुओं की, तो भाजपा को क्या मनाना चाहिए उस दिन? कोई भी विपक्ष की पार्टी क्या करेगी? और उस दिन अगर आप इमाम का सम्मेलन बुलाकर, और कोलकाता में स्वयं इमाम का सम्मेलन बुलाना, उस कोलकाता में भाषण देना, और उस हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं बोलना उनकी पीड़ा में, एक मुख्यमंत्री होने के नाते एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य पहले पीड़ित के पास जाके समझना होता है कि एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो समुदाय, उस समुदाय के पास आप क्यों गए थे? अगर गए वहां बात करते कि भैया हिंसा हो रही है, आप लोग इमाम है, आप भी रोकने की कोशिश करिए, तो फिर भी जाने का अर्थ समझ में आ सकता था। लेकिन वहां जा करके वो बोल क्या रही हैं? तो अगर मुख्यमंत्री प्रदेश में आग लगाने की स्वयं कोशिश कर रही है, इसके बाद तो हमलावरों का हौसला बढ़ेगा। जब आप कह रहे हैं कि बीएसएफ ने करा दिया है, हाईकोर्ट ने वहां बीएसएफ को लगाया हुआ है शांति के लिए, बीएसएफ पर गोली चल रही है, तो अगर कोई मुख्यमंत्री इस ढंग से एक्ट करे तो उसकी अभी आप पॉलिटिक्स देखेंगे। देखिए 75% वोट इनको 2021 के चुनाव में मुसलमानों का मिला था, 75%। हिंदुओं का वोट इनको 39% मिला था, हिंदुओं का वोट बीजेपी को चला गया था 50%। तो अब जो पोजीशन वहां है, इनको यह लग रहा है कि भाई अभी उस भाषण में सुनिए ना, कह रहे हैं कि 33% इस सूबा में हो, आप ऐसे बोल रही है वो कि 33%, हम लोग 27, 28, 29% कह रहे हैं। आपकी ताकत है उनका पास। तो जो कह रही है अभिषेक बनर्जी का कभी मुसलमानों को लेके इस ढंग का आक्रामक हमने नहीं देखा,
क्योंकि पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसको पसंद नहीं कर रहा है, उसके साथ भी समस्या हो रही है, क्षेत्रों में उसके रिश्तेदार पूछते हैं क्या कर रहे हो। लेकिन इस समय कोई ममता बनर्जी के विरुद्ध विद्रोह हो जाएगा वो नहीं है। इस समय अभी भी वो एक लोकप्रिय नेता वहां है और उनको चुनौतियां मिल रही हैं। तो ये है कि क्या अब सर अगली बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई। अब वो चुनौती किसके लिए है? ममता बनर्जी के लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट को भी तो देखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल में हिंसा हो रही है, हम इससे बड़े चिंतित हैं और वक्फ कानून में अगर कोई रोकथाम करती है सुप्रीम कोर्ट तो सरकार के लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट है। वेलकम बैक। बड़ी खबर आपको अब बता दें, इससे थोड़ी देर में वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और वक्फ कानून पर क्या सुप्रीम कोर्ट आज कोई अंतरिम आदेश भी देगा, जैसा कल वो देने वाला था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे अपनी बात पूरी रखने दें, तो फिर वो आदेश कल जारी नहीं हुआ और आज दूसरे दिन सुनवाई होगी इस पर। हमें देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। इसके अलावा जो 2-3 मुद्दे जिनको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट पहले आदेश देने वाला था वो क्या विषय थे? सबसे बड़ा विषय था वक्फ बाय यूजर की गई वक्फ प्रॉपर्टीज को माना जाए वक्फ या ना माना जाए। ये जो नया कानून है इसमें वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटा दिया गया है, लेकिन जो संपत्तियां पिछले कई वर्षों से या दशकों से या शताब्दियों से इस्लामिक यूज में आ रही हैं और वो वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ की गई मानी गई, ये कानून उनको नहीं छेड़ता है। लेकिन आइंदा के लिए कोई भी संपत्ति ऐसे मौखिक तौर पर वक्फ नहीं की जा सकती, अब उसके लिए वक्फ डीड करानी होगी, ये प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पर एक अंतरिम स्टे लगाने की बात कही थी। दूसरा विषय यह था वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल के अंदर गैर मुसलमान सदस्य हों या ना हो, इस पर काफी बहस हुई और उसके बाद इस पर भी एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि फिलहाल यह प्रोविजन भी स्टे किया जाएगा। तीसरा जो बड़ा मुद्दा था वो था कलेक्टर को जांच का अधिकार। जहां पर कोई प्रॉपर्टी सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में डिस्प्यूट में आएगी वहां जांच का अधिकार जिलाधिकारी का है, कलेक्टर का है। इस पर अपील जो याचिकाकर्ता थे उनको भी एतराज था और कोर्ट ने भी इस बात पर काफी सवाल जवाब किए कि क्या इतनी पावर या ये जांच की जिम्मेदारी दी जा सकती है कलेक्टर को। तो ये प्रोविजन भी स्टे किया जा रहा था कल ही, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया एसजी की तरफ से जब ये कहा गया कि मेरी बात आप पूरी सुने पहले, उसके बाद आज सुनवाई कंटिन्यू होगी। अब देखिए कि ये इंटरिम ऑर्डर कल वाला ही क्या आज दोबारा देता है सुप्रीम कोर्ट या कोई निर्देश पारित नहीं करता, सुनवाई चलती रहेगी। ये भी अभी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं इस पूरे मामले को हाई कोर्ट के पास तो नहीं भेज देता। जो कल शुरुआत में उसने कहा था हमारे पास 2 ही प्रश्न है कि आपकी दलील का आधार क्या है याचिकाकर्ताओं की, और ये मैं सुनूं इस मामले को या हाई कोर्ट को भेजूं। तो कल तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना इस पूरे मामले को। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से लाइव, जरा उनसे हम पूछ लें ये मैटर 2 बजे ही आना है सुप्रीम कोर्ट में, 2 बज चुके हैं अतुल। बिल्कुल सौरभ, देखिए कुछ ही क्षणों में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच जो है उसने इस पूरे मामले पर सुनवाई करनी है। कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर अंतरिम आदेश देने वाला था, लेकिन एक जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने बीच में ये कहने की कोशिश की कि अभी उनकी दलीलें पूरी नहीं हुई हैं, कोर्ट जो है वो डे टू डे बेसिस पे सुनवाई कर सकता है और वो आगे भी इस पूरे मामले में दलीलें देना चाहते हैं। यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश था उसको बाद में नहीं सुना। अतुल जरा चेक कीजिएगा, मुझे बताया जा रहा है सुनवाई शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुनवाई शुरू हो चुकी है, बेंच जो है बैठ गई है। अब देखते हैं कि किस तरीके की सुनवाई आगे बढ़ती है। क्या आज तुषार मेहता, क्योंकि कल भी तुषार मेहता ने काफी दलीलें जो हैं वो इस जो संशोधन कानून है, वक्फ संशोधन कानून, उसके फेवर में कई दलीलें दी थी, जिसमें कहा गया था कि जेपीसी पहले इसके अंदर बिठाई गई थी, उसके बाद जिस तरीके से जो केंद्र सरकार है उसने तमाम इसके अंदर जो सुधार हैं वो किए हैं, तो वो तमाम पक्ष जो है वो तुषार मेहता की तरफ से रखा गया था। अब सुनवाई शुरू हो चुकी है और किसी भी क्षण जो है आगे की कार्रवाई जो है वो सौरभ पूरी हो सकती है, सुनवाई शुरू हो सकती है। तो अपडेट का इंतजार करते हैं। सॉलिसिटर जनरली अपनी बात अभी कंटिन्यू करेंगे, कल जो वो दलीलें दे रहे थे, और कल एक वक्त उन्होंने जब सारे जो इस बिल के खिलाफ वकील थे उन्होंने जब ये कहा कि ये पर्सनल लॉज का मामला है, शरिया का मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें कोई भी सरकार कानून नहीं बना सकती है, जब ये दलीलें ज्यादा दी जाने लगी और कुछ सवाल जवाब हुए कोर्ट की तरफ से भी, तो एक वक्त तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इसी दलील को मान लें कि ये शरिया का मामला है या इसमें गैर मुसलमान नहीं हो सकता, तो फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट भी यानी जज साहिबान भी इसकी सुनवाई नहीं कर सकते,
क्योंकि आप भी मुसलमान नहीं हैं, शरिया के जानकार नहीं हैं, तो इस पर काफ़ी एतराज़ भी किया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम जहां बैठे हैं हमारे लिए हर कोई बराबर है, हम कोई पक्षपात किसी के लिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको इसमें आप मत जोड़िए। लेकिन ये एक आधार कल बार बार दिया जा रहा था कि पर्सनल लॉ की आज़ादी हमारा देश देता है और वक्फ इस्लाम का एक अभिन्न अंग है और इसीलिए ये पर्सनल लॉ का मैटर है। अब आज सुप्रीम कोर्ट, सर बड़ी बात ये होगी देखना कि सुप्रीम कोर्ट एसजी को सुनने के बाद इंटरिम ऑर्डर कल की तरह देता है या सुनवाई चलती रहती है, कोई ऑर्डर नहीं लागू होगा, मतलब ये कानून जैसा है वैसा का वैसा देश में लागू रहेगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो बात कल जिस तरह से बहस हुई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सवाल जो होते हैं ना, चाहे वो याचिका वालों की तरफ से हो या एसजी की तरफ से, उसको आप कहीं डायरेक्शन पर मत देखिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कल 3 बातों को लेकर कहा कि हम इंटरिम ऑर्डर दे सकते हैं, तो आज की तारीख में लगता है कि एसजी क्या जवाब देते हैं, एसजी के पास क्या जवाब है। मुझे लगता है कि एसजी ने जब कल स्पेस लिया तो वो सरकार का रुख समझना चाहते थे, या तो उससे पहले उनके पास फ्री हैंड था कि नहीं था, उनको एक सर मैं एक मिनट रुकूं, आपको यही बात जो है जो हम कह रहे थे कि अभी क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई डायरेक्शंस इशू करेगा। तुषार मेहता ने अपनी दलीलें देना शुरू कर दिया है और इसी बात पर वो इससे अपनी बात की शुरुआत भी कर रहे हैं। अतुल बताइए। बिल्कुल, देखिए तुषार मेहता ने दलीलें देनी शुरू कर दी है। सौरभ, तुषार मेहता ने यह कहा कि मैं सम्मान और चिंता के साथ कुछ कहना चाहता हूं, यह अदालत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक पर विचार कर रही है जो कि दुर्लभ है। साथ ही तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि मैं सम्मान और चिंता की वो बात कर रहे हैं जो कि दुर्लभ है। एसजी ने कहा कि प्रथम दृष्टया कुछ सेक्शन पर रोक लगा दी जाए, यह ज्यादा आगे जाने वाली बात होगी। सरकार और संसद लोगों को जवाब देने के लिए बाध्य है। निजी संपत्तियों और गांव के गांव वक्फ संपत्तियां बन गई हैं, तभी यह कानून लाया गया है, यह तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं। एसजी ने कहा कि कठिनाई यह है कि इसे स्पष्ट रूप से देखा जाए, ये ऐसे मुद्दे नहीं है जिनके कारण कुछ धाराओं को प्रथम दृष्टया पढ़ने के आधार पर इस पर रोक लगा दी जाए। हमें पिछले संशोधनों, पिछले अधिनियमों आदि को भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल लगातार जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट का रुख था, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अंतरिम आदेश देने वाला था जिसको बाद में रोक दिया गया था, उसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से सौरभ पढ़ के सुना देता हूं। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जो मैं सम्मान और चिंता के साथ कुछ कहना चाहता हूं, यह अदालत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर रोक पर विचार कर रही है, यह दुर्लभ है। और साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रथम दृष्टया कुछ सेक्शन पर रोक लगाने की बात जो आप कह रहे हैं, यह ज्यादा आगे जाने वाली बात होगी। सरकार और संसद लोगों को जवाब देने के लिए बाध्य है। निजी संपत्तियां और गांव के गांव वक्फ संपत्तियां बन गई हैं, तभी यह कानून लाया गया है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि यह कठिनाई यह है कि इसे स्पष्ट रूप से रखा जाए। ये ऐसे मुद्दे नहीं है जिनके कारण कुछ धाराओं को प्रथम दृष्टया पढ़ने के आधार पर इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। हमें पिछले संशोधनों और इसके अलावा पिछले अधिनियमों आदि को भी पढ़ने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फैसला नहीं दे रहे, यह तो अंतरिम आदेश होगा। सौरभ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, सीजीआई ये कह रहे हैं कि हम फैसला नहीं दे रहे हैं, यह तो अंतरिम आदेश होगा। सीजीआई ने कहा कि हमारे सामने जो स्थिति है उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि स्थिति पूरे तरीके से बदल जाए, हम एक्ट पर रोक नहीं लगा रहे हैं, यह सीजीआई कह रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, सीजीआई जो कह रहे हैं, सीजीआई ने कहा है कि हमारे सामने जो स्थिति है उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि स्थिति पूरी तरीके से बदल जाए, हम एक्ट पर रोक नहीं लगा रहे हैं, ये सीजीआई कह रहे हैं। तो तुषार मेहता अपनी दलीलें दे रहे हैं। जी अतुल, देखिए अब ये बड़ी गंभीर बात है जो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर के चल रही है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल साफ साफ कह रहे हैं कि ये चिंता की बात है कि यह अदालत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कानून पर रोक लगाने पर विचार कर रही है, जो कि एक रेयर बात होगी, एक दुर्लभ बात होगी कि आप अभी कानून पास हुआ 1 हफ्ता पहले और आप उसके कुछ प्रावधानों पर ही सही अगर कोई रोक लगाते हैं तो ये उनका कहना है कि हमें चिंताजनक लग रहा है कि कोर्ट एक अभी जो कानून पास हुआ उसके कुछ प्रावधानों पर ही सही लेकिन रोक लगाता है। और उन्होंने कहा कि गांव के गांव निजी संपत्तियां वक्फ बन गई हैं, इन हालात में हम ये कानून लेकर के आए हैं, लाखों लोगों से हमने बात की है, उनके विचार जाने हैं,
तब जाकर के ये कानून बना है। और अगर प्रथम दृष्टया कुछ सेक्शंस पर रोक लगाता है या कोर्ट, तो ये थोड़ा ज्यादा आगे चले जाने वाली बात होगी। सरकार और संसद लोगों को जवाब देने के लिए बाध्य है कि हमने लोगों से राय मशवरा करके, इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके, जेपीसी करके कानून बनाया, उसको संसद से पास किया, हमारी जवाबदेही है जनता की तरफ। और अगर वो उस कानून पर आप रोक लगा देते हैं तो ये एक बड़ा रेयर मामला बन जाएगा। सरकार साफ कह रही है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून के किसी भी हिस्से पर रोक लगाए। और उसमें कहा है सॉलिसिटर जनरल ने कि आप हमें 1 हफ्ते का वक्त दीजिए, मैं कुछ दस्तावेजों के साथ अपना पूरा रिप्लाई फाइल करना चाहता हूं। तो सरकार 1 हफ्ते का वक्त मांग रही है सुप्रीम कोर्ट में, साफ ये कह करके कि आप फिलहाल इस पर कोई रोक ना लगाएं और अभी आप अपनी सुनवाई जो है वो जारी रख सकते हैं, हमें 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि एसजी ने कहा, आई हैव बीन वर्किंग टू आंसर क्वेश्चंस पोस्ड बाय बेंच, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद एसजी कह रहे हैं कठिनाई यह है कि इसे स्पष्ट रूप से रखा जाए, ये ऐसे मुद्दे नहीं है जिनके कारण कुछ धाराओं को प्रथम दृष्टया पढ़ने के आधार पर इस पर रोक लगा देनी चाहिए कि आप केवल कुछ प्रोविजंस को पढ़े और उस पर फिलहाल अचानक आप रोक लगा दें। हमें पिछले संशोधनों, पिछले अधिनियमों को पढ़ने की जरूरत है। पहले क्या अमेंडमेंट किए गए इस कानून में, पहले क्या लॉ बनाया गया, उसको डिटेल में स्टडी करने की जरूरत है, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम कोई फाइनल निर्णय अपना नहीं दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके कानून पर हम रोक लगा रहे हैं, कंप्लीट स्टे नहीं हो रहा है, बट वी ऑल्सो डोंट वांट द सिचुएशन विच इज प्रिवेलिंग नाउ। लेकिन हम अभी जो हालात बने हुए हैं वो बने देने रहना भी नहीं चाहते हैं। हमारा उन्होंने कहा कि हम फैसला नहीं दे रहे हैं, ये अंतरिम आदेश होगा। आगे की बातचीत जो चीफ जस्टिस की तरफ से अब कही जा रही है, बताइए अतुल। बिल्कुल, देखिए सीजीआई ने कहा कि 2 विकल्प हैं। आपने कल कहा था कि रजिस्ट्रेशन होगा, एसजी कह रहे हैं कि अभी तो दस्तावेज सामने पेश करने दीजिए, 1 सप्ताह में कुछ नहीं हो जाएगा, ये जो है वो एसजी कह रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि हमारे सामने जो स्थिति है उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि स्थिति पूरी तरीके से बदल जाए, हम एक्ट पर रोक नहीं लगा रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसके बाद एसजी ने कहा है कि लेकिन यह एक कठोर कदम है, कृपया मुझे कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए, यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह से विचार किया जा सके। सीजीआई ने कहा कि हमने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं, ये सीजीआई कह रहे हैं सौरभ। सीजीआई ने कहा कि हमने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं, हमने कहा है कि पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो ताकि इसका असर हो। जैसे कि इस्लाम के बाद 5 साल हम उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ धाराएं हैं जिन पर अंतरिम रोक लगाने की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो अभी एक लाइन बीच में और बोलिए चीफ जस्टिस ने, व्हाइल द मैटर इज इन कोर्ट सिचुएशन शुड बी स्टेटस क्वो। देखिए सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि अभी जो दशा है वक्फ की संपत्तियों को लेकर के और प्रोविजंस को लेकर के, वो वैसे जैसे के तैसे रहे। लेकिन मतलब सर सीधी सी बात है, हम तुम्हारे कानून पर रोक नहीं लगाते, तुम ये कह रहे हो, इसके कारण देखने होंगे। तो आप भी ये कमिट कीजिए कि अभी कुछ बदलाव नहीं होगा। सुनिए, इसका कारण देखिए, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी पहली बार हुआ कि 70 मिनट 75 मिनट आपने सुनवाई की है और आप कह रहे हैं कि हम अंतरिम आदेश देने जा रहे हैं इतने सीरियस इशू पर, जिसको पार्लियामेंट ने किया, जिस पर लंबे समय से बहस चल रही है, तो वो तो बहुत सीरियस इशू है। देखिए इसके 2 अर्थ तो दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम सिचुएशन ऐसा नहीं रहने देंगे, यानी कानून सही है या गलत है ये एक अलग पक्ष है। अगर कोई कट्टरपंथी समूह देश में तूफान खड़ा कर दे, लाखों लोगों को उतार दे, हिंसा कर दे और उसके विरुद्ध कार्रवाई ना हो, पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों पर भी रोक लगा सकता है। ये इसका मैसेज ये जाने वाला है, क्योंकि अभी तक किसी की जमीन छीनी नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट अगर एक कर सकता हो। सर देखिए मैं बता रहा हूं सर, चीफ जस्टिस आगे बात आगे बढ़ गई है। चीफ जस्टिस कह रहा है नो अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड और काउंसिल कैन टेक प्लेस। जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं हो। इफ रजिस्ट्रेशन हैज टेकन प्लेस अंडर 1995 एक्ट, 1995 के वक्फ कानून के तहत अगर किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन किया गया है तो उन संपत्तियों को ना छेड़ा जाए, उनको वक्फ माना जाए। उन्होंने कहा वी आर सेइंग एग्जीक्यूटिव डिसाइड्स, जुडिशरी एडजुकेट्स।
आप कानून बनाइए, हम कानून की समीक्षा करेंगे, हम उस पर जजमेंट देंगे। यही काम है आपका और मेरा। ये उनका अधिकार है, पुनरीक्षण तो वो यही कह रहे हैं। और एसजी ये कह रहे हैं कि आपको भी अगर किसी निर्णय पर पहुंचना है सुप्रीम कोर्ट को, तो आपको भी आंकलन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। मुझे एक हफ्ता दीजिए, मैं एक हफ्ते में आपके रिकॉर्ड के लिए सारे दस्तावेज पेश करूंगा। उसके बाद उनको स्टडी करके, उनको परयूज करके फिर आप अपना फैसला दीजिए। ये सॉलिसिटर जनरल बार बार कह रहे हैं कि एक हफ्ते में कुछ नहीं बदल जाएगा, लेकिन अभी आप मत रोकिए किसी प्रोविजन को। सौरभ, लेकिन ये वाकई दुर्भाग्य है कि जुडिशरी कह रही है कि आप भी कुछ मत बदलिए। वो क्या ये जुडिशरी का रोल है? ऐसी क्या इमरजेंसी है कि वो इंटरवेंशन कर रही है? जुडिशियल ओवररीच की बात आ रही है इस वक्त, क्योंकि अगर पार्लियामेंट ने ये फैसला किया, ये बिल पास किया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी नहीं है कि वो पूरे दस्तावेज खुद पढ़े, पहले पूरी तरह से सब चीज़ों को रिव्यू करे और उसके बाद इंटरिम ऑर्डर की बात करे? ये बहुत दुर्भाग्य। लेकिन एसजी मान गए। एसजी ने कहा है कि मैं आश्वासन देता हूं कि कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। बोर्ड और काउंसिल में अपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा ये केंद्र के हाथ में है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम कोई अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। तो एक बिंदु पर तो सरकार मान नहीं, बेशक सरकार मान गई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खुद, चूंकि सुप्रीम कोर्ट खुद एडमिट कर रही है कि उन्होंने सब दस्तावेज नहीं पढ़े, खुद कह रही है कि हमें पढ़ना चाहिए कि पहले क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या क्लॉजेस थे और अभी क्या हुआ है, तो कुछ समय तो उनको पढ़ने के लिए लेना चाहिए, कुछ समय तो उनको किसी निर्णय पे आने के लिए चाहिए। लेकिन उन्होंने जो एक वो प्रेजुडिस से एक वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी कमिट करना चाहिए कि वो कुछ नहीं बदलेंगे। अब सीजीआई ने ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू कर दिया, उससे पहले और क्या बातें कही? अतुल से पूछते हैं। जी अतुल, बताइए। बिल्कुल, देखिए सीजीआई ने आदेश लिखवाना शुरू कर दिया है सौरभ। आदेश यह है कि एसजी ने आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक संशोधित कानून के तहत कोई नियुक्ति या बोर्ड गठित नहीं किया जाएगा। ये ऑर्डर में लिखवाया है सीजीआई ने। साथ ही ये भी लिखवाया है कि केंद्र सरकार ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करने से पहले विचार करे कि इसका परिणाम क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को ठुकरा दिया है। अभी जो कोर्ट में जो सीजीआई जो दलीलें लिखवा रहे हैं सौरभ, मैं एक बार फिर से बता दूं कि आदेश यह है कि एसजी ने यह आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक संशोधित कानून के तहत कोई नियुक्ति या बोर्ड गठित नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करने से पहले विचार करे कि इसका परिणाम क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को ठुकराया है। वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं किया जाएगा। वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं किया जाएगा सौरभ, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, 7 दिनों में सरकार जवाब दाखिल करे, यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया है। अभी मैं एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूं सौरभ। एसजी ने आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक संशोधित कानून के तहत कोई नियुक्ति या बोर्ड गठित नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करने से पहले विचार करे कि इसका परिणाम क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को ठुकरा दिया, यानी कि सॉलिसिटर जनरल कह रहे थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखवाया है कि वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं किया जाएगा। 7 दिनों में सरकार अपना जवाब दाखिल करे, यह आदेश अभी तक कोर्ट ने लिखवाया है। आगे क्या आदेश आता है वो भी सौरभ हम आपको बताते हैं। सरकार की पूरी कोशिश ये थी कि कोई इंटरिम ऑर्डर पास ना हो, लेकिन अंतरिम आदेश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इतनी बात सरकार ने मानी है कि हम बोर्ड और काउंसिल में नियुक्ति नहीं करेंगे। ये सरकार और इसको ऑर्डर में लिखा है। वक्फ बाय यूजर वाला बड़ा मामला है। वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं किया जाएगा और 7 दिनों में सरकार जवाब दाखिल करे। इसका मतलब यही निकल रहा है कि वक्फ बाय यूजर के तहत जो भी संपत्तियां हैं वक्फ की, वो मानी जाएंगी। उनके का मोटा मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता था ऑर्डर के तौर पे, सरकार ने कहा हम इसको मान रहे हैं, स्टेटस को रखा जाएगा। बेसिक बात यह है। और इंटरिम ऑर्डर का मतलब ये होता है, जब आप कहते हैं कि 7 दिन में कुछ नहीं बदलेगा, तो ये सवाल भी होता है कि 7 दिन में कुछ नहीं बदलेगा, तो उसको स्टेटस को रहने चीफ जस्टिस ने कहा इंटरिम ऑर्डर ये है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग एसजी स्टेट्स दैट द यूनियन वुड like to put a response within a week. He further says he assures the court no appointments will be made to the council and board till the next date of hearing. Waqf, including waqf by user already registered or declared by way of notification, shall neither be denotified or the collector will change. We take the statement on record.
जो जैसा वक्फ बाय यूजर था वो वैसे का वैसा बना रहेगा। इसमें कलेक्टर कोई बीच में भूमिका नहीं निभा सकते हैं, ना ही ऐसी वक्फ की संपत्तियों को डी नोटिफाई किया जा सकता है। वो वक्फ थी तो वक्फ बाय यूजर रहेंगी। ये एक हफ्ते के लिए अंतरिम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। एक हफ्ते के बाद सरकार आदेश पर रोक लगा दी है बिल पर। मोटे तौर पर तो वक्फ और काउंसिल की नियुक्ति पर रोक, वक्फ बाय यूजर के तहत किसी भी तरीके की छेड़छाड़ पर रोक। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मतलब है कि स्टे है, एक हफ्ते का स्टे है। हाँ। ये दो बड़े प्रोविजंस पर स्टे है, ये कहा जा सकता है। कल सीजीआई ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि संसद से जो कानून पास होता है उस पर हम स्टे नहीं देते, लेकिन ये अपवाद है। इस मामले को हम इस तरह से नहीं जाने देंगे। इस पे हम जो भी है हमें इस पे विचार करना होगा। उस समय तुषार मेहता ने जब जो बहुत लंबी बहस तुषार मेहता ने जब की थी सीजीआई से और कहा था कि आज मुझे बोलने का वक्त दिया जाए, कल नजर आ रहा था कि जो 3 बातें मोटा मोटी सुप्रीम कोर्ट ने पूछी थी कि भाई क्या हिंदू आपके ट्रस्ट में आप किसी मुसलमान को जगह दोगे जिस तरीके से आपने इसमें हिंदू को जगह दी है। इसके अलावा कहता है कि क्या कलेक्टर को अधिकार है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी को चेंज कर सके। और जो उन्होंने तीसरा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात बोली थी कि वक्फ बाय यूजर को लेकर जो जिक्र कहा था, मुझे लग रहा है कि उसके बाद तुषार मेहता कोई बहुत संतुष्ट करने वाला जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख पाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कल तय कर लिया था, मुझे लग रहा है उसी को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया वक्फ कानून को लेकर और कहा है कि 7 दिनों में सरकार अपना जवाब दे। इस बीच वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्तियां नहीं होंगी। और दूसरा सबसे बड़ा आदेश, वक्फ बाय यूजर की यथास्थिति बनी रहेगी। जो भी संपत्तियां वक्फ डीड के माध्यम से या नोटिफिकेशन के जरिए वक्फ की गई हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो वक्फ मानी जाएंगी। कलेक्टर की इसमें कोई भूमिका या कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एसजी कह रहे हैं एंड वी टेक द स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड। इतना ही अंतर आया सर जो आप कह रहे थे, लेकिन कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहने की बजाय सॉलिसिटर जनरल ने बातें कह दी और कोर्ट ने कहा ये कह रहे हैं हम मान रहे हैं। ठीक है। अतुल भाटिया के पास एक बार मैं चला जाऊं। अतुल, कोई और अपडेट? बिल्कुल, देखिए सौरभ, लगातार एसजी तुषार मेहता इसी बात से डर रहे थे कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि कहीं अंतरिम आदेश जो है वो सीजीआई ना दे दे। लेकिन अब कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय जो है वो सरकार को दिया है, जिसके अंदर जो है वो जवाब दाखिल करना होगा। सीजीआई ने कहा है कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय के अंदर उपस्थित रहेंगे। भारी भीड़ थी कोर्ट के अंदर, 73 याचिकाएं जो है वो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ लगी हुई थी। तो सीजीआई ने कहा कि अगली सुनवाई में केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। हमें यहां केवल 5 ही लोगों को चाहते हैं। आप 5 का चयन करें, अन्य को या तो आवेदन के रूप में माना जाएगा या फिर उन्हें निपटाया जाएगा। हम नाम का उल्लेख नहीं करेंगे। अब इसे कहा जाएगा इन वक्फ संशोधन अधिनियम मामला। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने कहा है कि प्रतिवादी सरकार 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं और आश्वासन दिया है। सीजीआई जो है वो लगातार जो एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा है उसी को अपने आदेश में लिखवाया है कि एक संक्षिप्त जवाब जो है वो 7 दिनों में देना चाहते हैं एसजी, और आश्वासन दिया है कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्रित द्वारा पहले से घोषित उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सहित वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। इस पर प्रत्युत्तर अगले 5 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में ठीक है अतुल, तो ये अब ये देखिए बड़ी खबर निकल करके सुप्रीम कोर्ट से आई है। अभी 1 हफ्ता पहले ये बिल पास हुआ लोकसभा राज्यसभा से, राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मोहर लगाई, देश का एक कानून बन गया जिसमें सरकार ने वक्फ बाय यूजर का प्रावधान ही हटा दिया था। साथ ही ये कहा था कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुसलमानों का होना जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे अनिवार्य है। ये 2 बड़े मामले थे जो इनका संशोधन किया गया था, बदलाव किया गया था कानून में, और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों पर रोक लगा दी है। वक्फ बाय यूजर एक लाइन में समझिए कोई ऐसी संपत्ति जो इस्लामिक काज के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसका कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है कि इसको इस व्यक्ति ने इस साल में इस दिन वक्फ किया। लेकिन चूंकि वो है और मस्जिद बनी हुई मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो मान लिया कि ये वक्फ है। ये अब तक देश में होता था, सरकार ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। वक्फ करने के लिए ये आधार काफी नहीं है कि यहां ऑलरेडी कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, आप मुझे लिखित में दीजिए। अब वो पुरानी जो ऐसी जितनी भी इमारतें या प्रॉपर्टीज थी वक्फ बाय यूजर की, ये कानून उन पर लागू नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें कुछ अपवाद थे। वो अपवाद थे अगर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो,
अगर वो सरकारी संपत्ति पर हो, और तीसरा उसके अंदर ये कहा गया था कि ये जो प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टी हैं अगर किसी सरकारी जमीन पर बनी हुई है, लेकिन अब ये तय, अब सुप्रीम कोर्ट ने कल भी ये पूछा था या कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है प्रॉपर्टी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जामा मस्जिद है यहां पर, वो रजिस्टर्ड भी नहीं है लेकिन वो वक्फ बाय यूजर है, तो आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ऐसे सवालों के बीच ये आदेश आया है और ये एक बहुत बड़ा झटका फिलहाल सरकार के लिए कहा जाएगा। और जितने पक्ष इस कानून को रिवाइज करने के लिए यहां पर आए थे या इस कानून के खिलाफ आए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं आश्वासन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एक बहुत बड़े प्रावधान पर रोक लगा दी गई है। अवधेश जी, इसमें एक सिल्वर लाइनिंग दे दी इस फैसले को, आप देखेंगे ना तो ये सिल्वर लाइनिंग है जुडिशियल वर्सेस लेजिस्लेटिव की जो कन्फ्रंटेशन हो सकता था, उससे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया। नहीं, इसके बात सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है वही नहीं, इसके उलट कन्फ्रंटेशन नहीं है। ऑन रिकॉर्ड यदि आप देखेंगे तो सरकार ने उस बात को अपनी तरफ से स्वीकार कर लिया। यदि सुप्रीम कोर्ट उसका इंटरिम ऑर्डर देती तो ऑन रिकॉर्ड ये एक अलग तरीके का कन्फ्रंटेशन होता। इसलिए सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सरकार ने ये बात मानी है तो इसलिए इस पर ठीक है इसको चलाते हैं। आपने तय कर लिया कि हमको देना है। सुनिए, कल ही वो दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट। मैंने अपने जीवन में सुप्रीम कोर्ट पर एक से एक अन्याय के विरुद्ध लोग जाते हैं, मामले पर डेट मिलती है, खींचती रहती है, मृत्यु तक हो गई है। तो ये जो फैसला है, देखिए ये इसका सामान्य विश्लेषण लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तीनों की अपनी जो लिमिटेशंस है वो तीनों को माननी चाहिए। तीनों में एक संतुलन है। सुप्रीम कोर्ट को अवश्य कहा उसका पुनरीक्षण का अधिकार है, लेकिन पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी परिणत करके कानून बनाने का अधिकार दिया है। संसदीय लोकतंत्र में ठीक से अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में अंततः पार्लियामेंट ही सबसे बड़ी मानी गई है लास्ट आकर के। तो इतना इसमें अगर इस समय कह रहे हैं, इसका अर्थ तो यह हुआ सौरभ जी कि जो कुछ भी इस देश में 400-500 सालों में जो इनजस्टिस हुए हैं, अगर उसके बारे में कोई फैसला किया जाएगा तो इस देश का सुप्रीम कोर्ट मानेगा कि जो जैसे है उसको रहने दीजिए, अब इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये अयोध्या के दिए गए फैसले के विपरीत इंटरिम आदेश है। अगर दूसरे रूप में देखिए ये क्यों हुआ है, मैंने कहा तो उस समय मुझे टोक दिया गया। अगर कल्पना करिए कि इस समय मुर्शिदाबाद में हिंसा नहीं होती, जगह जगह इस ढंग से खड़ा होकर यह नहीं कहा जाता कि तुम्हारी मस्जिदें छीन जाएगी, तुम्हारा ये छीन जाएगा, हम आग लगा देंगे, देश जला देंगे, और तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने मैसेज पहुंचता? अगर इस ढंग से किसी कानून के विरुद्ध किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो फिर तो साहबानो मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार कर लेना चाहिए था कि हमने जो फैसला दिया उसके बाद पूरा देश खड़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये विजय जी ठीक कह रहे सर। अंतिम लाइन, क्या वक्फ को यह अधिकार बना रहेगा कि वक्फ जहां चाहे फिर से दावा करती रहे, उस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये तो फैसला ही केवल 2 प्रोविजन पर। देखिए सर, ये जो इन्होंने कहा वो बात मुझे उचित लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मैं आदेश देता हूं, ऐसी ने कहा ना आप आदेश मत दीजिए। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन मैं चाहता हूं कि जो स्थिति अभी फिलहाल है वैसी बनी रहे, कोई परिवर्तन ग्राउंड पे ना हो। तो एसजी ने कहा ठीक है, हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम आपको भरोसा करते हैं, हम बोर्ड और काउंसिल में नियुक्ति भी नहीं करेंगे और वक्फ बाय यूजर जैसे का तैसा बना रहेगा। नहीं, इसका ये फैसला नहीं है ना। नहीं, दूसरा अर्थ है कि हम अंतिम आदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सर क्यों दे रहे हैं, मैं एक हफ्ते बाद आ रहा हूं, आप मेरी बात मान लीजिए। नहीं सुनिए, आप हमारी बात मान लीजिए। उन्होंने ठीक है मान लेता हूं। तो ये दोनों के 2 वर्ष हुए सर। कानून सर कागज पर ये नहीं होगा ना, कागज पर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और ये 2 प्रावधान रोक दिए। संदेश क्या गया है, कागज से चल रहा है, देश में संदेश क्या जाता है। सुनिए, तो सुप्रीम सरकार ने 7 दिन मांगे, सरकार के आदेश में एक ही लाइन है कि 7 दिन सरकार को दिए गए। बस इतना से बात है। ये तो सरकार ने अंडरटेकिंग दी है ना कि मैं क्या करेगी सरकार। लेकिन तो सरकार तय करेगी कि क्या करना है। लेकिन इसका व्यवहारिक तौर पर असर देखें, व्यवहारिक असर ये है कि इन दोनों प्रावधानों पर रोक लग गई। हाँ वो है, लेकिन फिर भी ये सिल्वर लाइन है। इसकी व्याख्या किस रूप में होगी, इसकी व्याख्या किस रूप में होगी समाज में? बिल का जो समाज की व्याख्या अलग। एक तो इसको समझना चाहिए, आप जितना नाराज हो रहे हैं, एक तो एक आदेश ही नहीं हुआ कुछ इसमें। मैं विश्लेषण सरकार के लिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार को दबाव में ले लिया, सुप्रीम दबाव में ले लिया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये नहीं हुआ ना। आप जो कह रहे हैं कि भाई
सरकार को आदेश दिया, सरकार को कोई आदेश नहीं दिया और सरकार interim की इस order बात को order- मान लिया कि भाई order 7 तो दिन order- आपके अरे पास ऑर्डर ऑर्डर है सर, order है। इंटरिम ऑर्डर ही हुआ है, Interim order है। इंटरिम ऑर्डर हुआ ये है। सुप्रीम कोर्ट एसजी ने कहा है ऐसा। नहीं, अभी तो यही कहा आप उन्होंने इसको कि अपनी interim- तरह अरे से हम लोग जो interim ऐसा order एक दे से रहे हैं। हम लोग नुआंस पे बहस कर रहे हैं हाँ, सर। नुआंस अलग उसका चीज है। उसका जो जमीन पे असर है वो यही है कि ये दोनों तो ठीक है। प्रावधान फिलहाल स्टे हो गए, रुक ये- गए। ये अब और वो ये सरकार ने रोक लिए या सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, अंतर इतना ही और है, मेन लेकिन वो प्रावधान- रुक इसका गए। बहुत फर्क और ये होता मेन है। प्रावधान थे, ये ऐसा नहीं है कि ये प्रावधान अगर आप इग्नोर कर सकते हैं। ये प्रावधान जो है इंपॉर्टेंट प्रावधान से, इसलिए मुझे अगली लगता है- सुनवाई 5 मई को होगी, बस इतनी जानकारी मैं दे दूं। 5 मई को वक्फ मामले में अब अगली सुनवाई होगी। तब तक वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं और वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में नई नियुक्तियां नहीं, जो इस कानून के तहत जिसमें 2 गैर मुसलमान शामिल होने अनिवार्य थे। 5 मई को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई होगी। यहां मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जो चीफ जस्टिस हैं जिनकी बेंच सुनवाई कर रही है, उनका कार्यकाल 13 मई तक है। 13 मई के बाद देश को नए चीफ जस्टिस मिल जाएंगे। जी आरती जब की बात। सौरभ, मुझे ये कहना है कि ठीक है, सरकार ने कोई कन्फ्रंटेशन, हालांकि जो एसजी ने आर्ग्यूमेंट्स दिए, कल भी दिए और आज भी दिए, उससे लग रहा था, साफ लग रहा था कि कन्फ्रंटेशन है जुडिशरी, चीफ जस्टिस और एसजी के बीच में। जी ठीक। बट ये बात भी है, तय है, चूंकि हम जो उन्होंने 2 तरह का अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए दिया है। उनका जो पहला जो है अंतरिम आदेश कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट, बल्कि उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात कही, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? नहीं, यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। सर, आप कौन से क्लियर है सर, वक्फ बाय यूजर को डी नोटिफाई नहीं करेगी ना? मतलब नहीं, वक्फ बाय नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं। सर, ये कोर्ट ने बोला है। हाँ, बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती है। सर, आप किसके लिए अपीयर हुए थे? मैं हिंदू सेना और हिंदू महासभा 2 हमारे एप्लीकेंट्स थे, उनकी तरफ से मैं संशोधन के समर्थन में हाजिर हुआ। नाम बता दीजिए सर। वरुण कुमार सिन्हा, विष्णु गुप्ता के लिए और एक पवन अग्रवाल है उनके लिए, सतीश अग्रवाल। सरकारी संपत्ति वाली। और तो ये आप सुन रहे थे, ये हिंदू सेना के पक्ष के वकील थे और इन्होंने कहा कि इंटरिम ऑर्डर में केवल इतना कहा गया है कि 1 हफ्ते में सरकार अपना जवाब देगी
और जो बात हमने आपको बताई कि वक्फ और वक्फ बाय यूजर कोई भी संपत्ति जो रजिस्टर्ड है या जो डिक्लेयर्ड बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन या गजेटेड है, जिसकी अधिसूचना निकली हुई है कि यह वक्फ की संपत्ति हो गई, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बाकी के ऊपर अच्छा हर पक्ष अपने हिसाब से बताता है ना, तो हिंदू पक्ष कह रहा है इनके अलावा एक्ट में जो कुछ भी है वो लागू रहेगा, यानी एक्ट बाकी चीजों पर कार्रवाई जो है वो कर सकता है। मतलब यह है कि सरकार अगले हफ्ते तक 5 मई तक इस कानून की किसी भी प्रावधान का इस्तेमाल नहीं करेगी मोटे तौर पर, चाहे भले ही उसके पास छूट भी हो, तो करेगी सर, क्यों नहीं करेगी? आप देख लीजिएगा 5, क्योंकि वो एक अलग कारण बनेगा। नहीं, बाकी जैसे अब आर्टिकल 40 नहीं है या वक्फ बाय यूजर आगे के लिए प्रोस्पेक्टिव से खत्म कर दिया सरकार ने, उस पर कोई रोक नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। मैं कह रहा हूं नहीं रोक लगाई, लेकिन सरकार मुझे नहीं लगता कि इस बिल पर अभी 5 मई तक कोई एक्शन आज अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी वक्फ करनी हो, नए कानून के तहत प्रक्रिया यह है कि वो वक्फ करेगा, वो प्रॉपर्टी जो है उसकी वक्फ डीड होगी, वो प्रॉपर्टी कलेक्टर के पास जाएगी, कलेक्टर चेक करेगा। देखा जाए, देखिए ये प्रोस्पेक्टिव पर तो कोई झगड़ा ही नहीं है। रिफॉर्म करेंगे, देखिए ये दुनिया में जब भी आप कोई मेजर रिफॉर्म करते हैं कि अभी तक स्टेटस को एक बना हुआ है, कोई भय से उसको टच नहीं कर रहा है, जब उसमें रिफॉर्म करते हैं, आप ऐतिहासिक कदम उठाते हैं, तो उसमें कानूनी बाधाएं भी आती हैं, राजनीतिक सामाजिक बाधाएं भी आती हैं। तो मेरा मानना है कि भारत रिफॉर्म की ओर बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट को भी वातावरण के अनुसार अभी ये 100% रेडिकल चेंज शायद स्वीकार नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा रिफॉर्म को एकाएक देश सहन करेगा कि नहीं करेगा, तो वो उन्होंने एक तात्कालिक रूप से एक व्यवस्था दी है। लेकिन जब धीरे धीरे बहस होगा, देश का मन बदलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर, लेकिन सरकार के लिए आप कैसे देखते हैं? तात्कालिक रूप से अच्छा, असदुद्दीन वैसे ही बोल रहे अंतरिम आदेश पास किया है। All appointments Waqf Council and Waqf Board have been stayed until the matter is heard. No appointment will be made to the Waqf Council or to the Waqf Board. उसके अलावा all existing waqfs, all waqfs including waqfs by user which are notified, registered, gazetted, etc. will be protected and will not be their nature and character will not be changed while the matter is being heard. ये अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। अंग्रेजी में बोलो, आपके सामने रख दिया है, तो अब आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे। तो यही बात कहना है और कुछ नहीं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मानो में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। आप सेटिस्फाई हैं सुप्रीम कोर्ट आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? देखिए मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोलते आए और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। नो सी लेट अस बी वेरी केयरफुल। The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well that during the deliberations of the Joint Working Committee,
I have given a dissent report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो इस मामले में खुद पिटिशनर हैं, इस बिल के खिलाफ हैं, वो आज जाहिर है खुश हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो इस पूरे बिल को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूं, तो मैं इससे संतुष्ट तो नहीं हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी बातों पर जो है फिलहाल रोक लगा दी है। जो हम बात कर रहे थे कि सरकार के लिहाज से इसको देखें, अगर वो आपने टेक्निकलिटी में फंसा दिया हमको कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं रोका, लेकिन सरकार ने कह दिया कि मैं इस पर ये 2 प्रोविजन फिलहाल मैं लागू नहीं करूंगा। खुद ही रोक लिया उन्होंने, लेकिन रुक तो गया और 2 बड़े प्रावधान रुक गए 7 दिन के लिए। सर, तो सरकार के लिए तो झटका ही है ना। निश्चित रूप से फिलहाल सरकार के लिए असहज स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आज एक अंतरिम रोक आई है। और देखिए, संसद तो कानून बनाती है, लेकिन वो कानून की समीक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट तो कानून की समीक्षा करती है ना कि वो संविधान के दायरे में है कि नहीं है कि क्या है। और सुप्रीम कोर्ट को लगा इस मामले को लेकर कि ये मामले पे उनकी जो क्यूरीज थी, उनकी जो शंकाएं थी, उन्होंने पूछा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भाई मुझे इसके लिए समय चाहिए, 7 दिन का समय दिया, लेकिन तब तक उन्होंने उस पर रोक लगा दी। सरकार इस पर अपना पक्ष रखेगी। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में ज्यादा, भी जज भी इस मामले को ज्यादा पढ़ेंगे। फिलहाल सरकार के लिए असहज स्थिति है, लेकिन आने वाले दिनों मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट इस बात को महसूस करेगा कि जिस तरीके से पुराने समय से जो जमीनों पर एक गलत तरीके से कब्जा होने की जो प्रथा लगातार एक कानून के आड़ में लगातार चल रही थी, उस पर रोक लगाने के लिए और जमीनों का सही इस्तेमाल हो, उसका पूरा हिसाब किताब रखा जाए कि जमीनें किसकी है, क्या है, किसने डोनेट करी है, उसका पूरा पेपर वर्क हो। मुझे लग रहा है जो सुप्रीम कोर्ट इस बात को ध्यान रखेगा और जब निर्णय आएगा तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट यह भी ध्यान रखेगा आने वाले समय में। फिलहाल लेकिन सरकार के लिए असहज स्थिति हो गई है। तुषार मेहता अब 7 दिन में जब सरकार का पक्ष रखेंगे तब देखते हैं कि वो क्या तैयारी से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या नए प्रश्न उनको पूछता है। अब फिलहाल लेकिन जो संदेश देना था समाज के अंदर, वह एक संदेश मुझे लगता है गलत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल चला गया है। अभी तो बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लक्ष्मण रेखा लांघी है या कानून में कुछ प्रावधान थे, सुप्रीम कोर्ट का राइट है इस पर कोई फैसला देना। देखिए, ऐसा है, वो जो अंतिम लाइन बोले ना, मूल बात होती है कि विरोधी इसको किस रूप में लेके प्रचारित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कम से कम अगर इस पर भी बोल देता कि इसको कानून पर कोई टिप्पणी न मानी जाए, कोई इसको लेके प्रचार नहीं करेगा, कोई भी पक्ष इसकी गलत व्याख्या नहीं करेगा, तो एक बंधन हो जाता। जब देश में यह परिस्थिति है कि एक सरकार को मुस्लिम विरोधी घोषित किया जा रहा है, मुस्लिम विरोधी दूर इस्लाम विरोधी घोषित किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पूरा इस्लाम का ढांचा खत्म करने पर सरकार लगी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरिम आदेश देते समय इसका ध्यान रखना चाहिए था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप सीधे अगर बता दे रहे हैं तो उसकी व्याख्या फिर उस रूप में होगी देश में, और क्या खड़ा होगा वो बड़ा कठिन है। जहां तक सरकार का बात है, देखिए सरकार जाएगी आएगी, कोई एक सरकार अस्थाई नहीं रहती है। सरकार के लिए पॉलिटिकली विपक्ष इस पर उसका उपहास भी उड़ाएगा, उसकी आलोचना करेगा, क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन सरकार भी इसके लिए तैयार रही होगी मानसिक रूप से कि ऐसी सरकार नहीं है कि एक केवल पॉजिटिव वे में सोचेगी। ये दोनों परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहे होंगे, और तभी पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने जुडिशियरी में भी इतना एक्टिविज्म दिखाया अपनी ओर से कि लीगल लेवल पर भी अगर हमको फाइट करना है, तो अगर याचिकाएं जा रही तो हमको भी उसमें जाना चाहिए कि कोई इंटरिम आदेश न जारी किया जाए, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी गई है, तो अब फाइट चलेगा सरकार के लिए। निश्चित सर, कोई बात है कि निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है,
इस बिल के जो 3 सबसे बड़े अमेंडमेंट थे, नॉन मुस्लिम को जगह वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में, कलेक्टर की शक्तियां बढ़ाना और वक्फ बाय यूजर को हटाना, तीनों पर रोक लगी। सौरभ बिल्कुल देखिए 3 बड़े प्रावधान पे रोक लगा दी और देखिए सबसे बड़ा अब कोर्ट ने नहीं लगाई, सरकार ने खुद लगा ली, इतना ही अंतर है। ये लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना पढ़े, बिना देखे, रिव्यू किए उन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया। अगर आप एसजी का भी जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि आप लोग कंसिडर कर रहे हैं इसको रोकने की, तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी माइंड बना चुके हैं विदाउट प्रॉपर एग्जामिनेशन, विदाउट प्रॉपर स्टडी। वो तो ऑर्डर कल ही जारी कर रहे थे। Exactly. वो तो एसजी के कहने पर आज के लिए टाला। सवाल ये है कि क्यों, क्या इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ लोगों की वजह से, चंद लोग, या जो वेस्ट बंगाल में सिचुएशन है, जो चंद लोग खड़े हो रहे हैं या जिन्होंने इतनी वायलेंस की है, उनकी वजह से, उस डर की वजह से, दंगे और हिंसा का दबाव भी हो सकता है। ये भी वो भी तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन चीजों की वजह से उन्होंने अपना ऑटोमेटिकली वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अरे सॉलिसिटर जनरल ने आज ये भी कहा कि आप कोई निर्देश दें, उसके लिए भी आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, हम आपको वो देंगे। बिल्कुल, मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए। यही इशू है कि बिना पढ़े लिखे, बिना उन्होंने देखे, एग्जामिन किए, उन्होंने ये ऑलरेडी यहाँ पे लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार-बार सरकार को मजबूर कर दिया कि खुद ही वो, ये बात ये शब्द बिल्कुल सही है, सरकार को मजबूर कर दिया, या तो मैं आदेश देता हूं, नहीं तो आप खुद रोक लगा। सरकार ने काम खुद रोक लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये भी कहा था कि जो इस वक्त ग्राउंड पर सिचुएशन है, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते जब तक सुनवाई ना हो जाए। अब सुनवाई कितनी चलेगी पता नहीं, तब तक इसके प्रोविजंस रुके रहेंगे। इसको थोड़ा सा शांति से हम सुन लें, 2 मिनट मुझे दीजिए। एक तो ये कि इसको हम बहुत ज़्यादा लेकर जा रहे हैं कि ये सरकार के खिलाफ झटका। एक तो हमें समझना चाहिए कोई भी लीगल एक्सरसाइज को किसी के लिए झटका नहीं मानना चाहिए। हमारे यहाँ सिस्टम में है ना, सरकार ने अपनी बात रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है, और सरकार के लिए झटका इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी इस बात पर उन्होंने कोई आदेश, जो कानून है उस पर रोक नहीं लगाई है। पहली बात, सबसे बड़ा काम है कि सरकार ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई, तो उसको देखना चाहिए। और ऐसा कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं, कोई ऐसा होता है क्या? एसजी जहां पर मौजूद है उसका मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट बिना किसी की सुनवाई के फैसला दे देगी। और दूसरी बात, दंगों से या जो हिंसा हो रही है उस पर तो कल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की, और दंगों से और हिंसा से फैसले नहीं होते। आप सोचिए कि ये मसला बड़ा मसला है, और सरकार को भी समझ में आ रहा है कि लीगल एक्सरसाइज है, कोई भी कानून होता है उसको रिव्यू करना सरकार के लिए झटके की तरह से नहीं देखना चाहिए। रिव्यू होते ही हमारे यहाँ सिस्टम में नहीं है सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना। कोई इस कानून के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करने का फैसला नहीं किया, सारे कानूनों को होता है। अच्छा, इस पर एक और याचिकाकर्ता का रिएक्शन है, अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के, सुनते हैं उन्हें। देखिए, आज हम सुप्रीम कोर्ट का, अरे शांत होगे तभी तो उनकी आवाज आएगी, चुप हो जाओ। देखिए, आज हम सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। हम तमाम वकीलों का, जो वकील भी पेश हुए, हमारे वकील और तमाम सीनियर वकील, वो सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी जो भी रिट है वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी। तो मैं फिर से तमाम उन वकीलों का जो हमारे लिए खड़े हुए, मुल्क को बचाने के लिए खड़े हुए, आपसी भाईचारे को बचाने के लिए खड़े हुए, ये जो आज सारे लीडिंग वकील थे, ये सारे हिंदू भाई थे। तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह की राजनीति आज भाजपा इस मुल्क के अंदर कर रही है,
नफरत पैदा कर रही है, भाइयों के अंदर झगड़े कराने की कोशिश कर रही है। और ये जो बिल अमेंडमेंट लेकर आए थे, इसका मकसद भी यही था कि वक्फ बाय यूजर जो जमीनें हैं, हर गांव में, हर जगह में, मस्जिदों में नमाजें रोकी जाएं, कब्रिस्तानों में दफीने रोके जाएं, और इसमें आपस में हिंदू भाई मुसलमान भाई धर्म की बुनियाद पर झगड़ा करें। तो आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का और उन तमाम वकीलों का और उन लोगों का जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, दुआएं की हमारे लिए। अगर इसमें हियरिंग 28 को यहां पर 28 अप्रैल को जवाब देना है, नोटिस किया है केंद्र को, और 5 मई को पहली हियरिंग है। जो इस केस की हियरिंग है वो 5 मई को है। 5 जो रिट हैं वो जो है लीड करेंगी। तो मैं आप तमाम मीडिया के भाइयों का भी शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि आप सबने इसमें जिस तरह से हम तमाम लोगों का साथ दिया वो तारीफ के काबिल है। शुक्रिया। देखिए उस पर उनको अमानतुल्लाह खान काफी खुश हैं, वो भी इस मामले में याचिकाकर्ता थे बिल के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दे रहे हैं। अब अगली का अब देखेंगे आपका, मैं इसको आपके अभी तो कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है जी। अभी कुछ समय बाद आज से कल तक आपको विजय जुलूस, विजय यात्रा सब आपको दिखाई देगी। 5 मई तक इंतजार करते हैं इस मामले में। अब जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा बैठेगा तब। सर आज समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया अवधेश जी, विजय जी, समीर जी, आरती जी, बहुत धन्यवाद आपका।